गाज़ा एक ऐसा कन्फ्लिक्ट जोन जो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मानव त्रासदी झेल रहा है। अब तक हमास इज़राइल के बीच हुए संघर्ष में 50,000 के लगभग जानें जा चुकी हैं, लाखों लोग घायल हैं, लाखों शरणार्थी हैं। एक छोटा सा इलाका गाज़ा जहाँ पर साल 2 साल लगातार इज़राइल की तरफ से बम्बार्डमेंट किया गया और वहाँ पर बहुत बड़ा एक मानव संकट उत्पन्न हो गया है। एक तरीके का आप उसे जेनोसाइड कह सकते हैं। जब सीज़ फायर का ऐलान हुआ तो उस दौरान जो गाज़ा के अंदर वापस लोगों ने लौटना शुरू किया तो ना उनके पास घर थे, ना गाज़ा पहले जैसा था, वो तकरीबन समतल हो चुका था। ना वहाँ बिजली, ना वहाँ साफ़ पानी। और कहते हैं कि गाज़ा के अंदर जो ग्राउंड वाटर है वो भी जहरीला हो चुका है। मतलब ये वॉर अगर आज हम समझें कि किसी भी वजह से ख़त्म हो जाती है तो भी ये वॉर अगले 50 साल तक पानी की वजह से और दूसरी ज़रूरतों की वजह से गाज़ा के लोगों को इफ़ेक्ट करेंगी और गाज़ा के लोगों के दिमाग के अंदर बसी रहेंगी। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे, उन सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे जो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरह आपके जहनों में गूंजता रहता है। इसके अंदर 2 पार्टी मुख्य रूप से सबको नज़र आती है, एक इज़राइल और एक हमास। इज़राइल का ये कहना है कि जब तक वो हमास को पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर देता तब तक वो जो है ये वॉर रोकने वाला नहीं है। तो अगर बीच में सीज़ फायर भी होता है तो ये एक लंबी लड़ाई है और ये लगातार चलती रहेगी जब तक कि पूरे तरीके से इज़राइल के कंट्रोल में गाज़ा का इलाका ना आ जाए। वहीं गाज़ा के लोगों का इस बारे में कहना ये है कि ये उनकी ज़मीन है, वो यहाँ के मूल निवासी हैं और वो एक आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये उनका घर है और वहाँ पर भी उनका घर है जहाँ आज इज़राइल की बस्तियाँ हैं और वो अपनी उन जगहों को वापस लेंगे और जब तक की जगहें वो वापस नहीं ले लेते तब तक ये लड़ाई ख़त्म नहीं हो सकती। तो इज़राइल का अपना पक्ष है, गाज़ा के लोगों का, फ़िलिस्तीन के लोगों का अपना एक पक्ष है। लड़ाई से आम जन की बहुत ज़बरदस्त जान माल हानि हुई है, हो रही है और आगे कितनी होगी इसका कोई अंदाज़ा किसी के पास नहीं है। क्या इज़राइल अपने मकसद में कामयाब होगा और गाज़ा से पूरे रेबेलियन लोगों को बाहर फेंक देगा और वहाँ पर जो है पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लेके एक ग़ुलाम बस्ती बसा देगा, या फ़िलिस्तीनी लोगों का संघर्ष रंग लाएगा, उनका जज्बा, उनके ख्वाब पूरे होंगे और वो इज़राइल को अपनी ज़मीन से खाली करवा के कहीं और भगा देंगे। इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला तो सवाल ये रहता है कि इस वॉर के अंदर दुनिया के कौन से हिस्से जो है वो कहाँ खड़े हैं, क्या स्टैंड लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपने भारत का स्टैंड एकदम नीट एंड क्लीन है। वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे वो फ़िलिस्तीन के लोगों के साथ है, उनको एड देता है, मदद करता है और उसका मानना है कि जंग ख़त्म होनी चाहिए, रुकनी चाहिए और किसी भी हालत में जो है आम मानवों की हत्या नहीं होनी चाहिए, उनका इस तरीके से उनके ऊपर बमबारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो इज़राइल के भी साथ है और उसका ये कहना है कि इज़राइल के ऊपर में जिस तरीके का हमास ने अटैक किया था वो एक टेररिस्ट अटैक था और भारत के प्रधानमंत्री ने इज़राइल के साथ उस अटैक को लेकर एक सिंपैथी जताई थी। तो ये इंडिया का पक्ष है। अब इसके अंदर में अमेरिका का भी पक्ष है, वेस्टर्न
कंट्रीज़ का भी पक्ष है, अरबों का भी पक्ष है, चाइना और रशिया का भी पक्ष है, ईरान का भी एक मजबूत पक्ष है इसके अंदर। तो टेक्निकली ये वॉर हमास और इज़राइल लड़ रहे हैं, लेकिन हमास के पास समर्थन है ईरान का, उसकी प्रॉक्सीज़ का, और ईरान के पास कोलैबोरेशन है रशिया का हथियारों के लेन देन की से ये साबित होता है। और हमास की जो मीटिंग हुई थी रशिया के अंदर, उससे भी ये साबित होता है कि रशिया का हमास की तरफ एक रोल है। और चाइना भी डायरेक्ट तो नहीं, बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से वो रशिया को हेल्प करता है और उसका स्टैंड भी हमास के साथ ही है। और इस तरफ जो है अमेरिका और पश्चिमी जगत, हालांकि पश्चिमी जगत में यूरोप जो है काफ़ी छटका हुआ है, उसका कहना ये है कि इस तरीके से इज़राइल निर्दोष और बेगुनाह लोगों पर बमबारी नहीं कर सकता है, लेकिन अपने सेल्फ डिफेंस का राइट यूरोप के कुछ देश इज़राइल को देते हैं और अमेरिका पूरे तरीके से इज़राइल के साथ है। कुछ लोग कहते हैं, एक सवाल उनके दिमाग में आता है कि क्या ये जो इज़राइल है ये अमेरिका ने कोई स्टेट अपना बनाया है या फिर कोई बफर जोन मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए बनाया है। तो ऐसा टेक्निकली तो कुछ भी साबित नहीं होता है, लेकिन अमेरिका उसको हथियारों से मदद करता है। अमेरिका उसको 1948 से, जब से इज़राइल बसा है तब से उसको फाइनेंशियल ऐड करता है। अमेरिका उसके हर फैसले में उसके साथ रहता है। इवन गाज़ा के ऊपर जो नरसंहार के आरोप हैं इज़राइल के ऊपर में, उसमें भी अमेरिका सिर्फ बीच बीच में थोड़ा बहुत ध्यान रखने की बात कह के उसके साथ ही खड़ा था। तो इससे ये तो साबित होता है कि अमेरिका इज़राइल को अपना एक मजबूत एलाई मानता है और यकीनन उसके पीछे उसके मकसद यही होंगे कि वो मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए इज़राइल की उपस्थिति वहाँ पर चाहता है कि इज़राइल वहाँ रहे। तो ये कन्फ्लिक्ट जोन, वॉर जोन जो है, ये एक्चुअली विश्व शक्तियों की ज़ोर आजमाइश का अखाड़ा बन गया है, जिसमें आम लोग बहुत बुरी तरीके से मारे जा रहे हैं। यहाँ पर रशिया, ईरान, चाइना एक तरफ और दूसरी तरफ यहाँ पर अमेरिका और उसके साथी सहयोगी। एक पक्ष इसके अंदर और है कि कुछ लोगों का ये मानना है, भारत का भी ये स्टैंड है कि टू नेशन थ्योरी से इस कन्फ्लिक्ट को हल किया जा सकता है, इस वॉर को रोका जा सकता है। लेकिन ये बिल्कुल भी पॉसिबल है नहीं, क्योंकि टू नेशन थ्योरी पर सबसे पहली बात तो ये है कि जो दोनों पार्टी हैं उन्हीं को इस पर भरोसा नहीं है। इज़राइल का इसके मामले में कहना ये है कि टू नेशन थ्योरी इसलिए एक बकवास आइडिया है क्योंकि अगर बराबर में एक मजबूत फ़िलिस्तीनियन देश बनता है तो वो उसके लिए हमेशा एक थ्रेट बना रहेगा और उसकी सुरक्षा को हमेशा ख़तरा रहेगा और उसको जो है बहुत होशियार हमेशा रहना पड़ेगा। तो एक ऐसा मजबूत फ़िलिस्तीनियन राष्ट्र हमारे पास में नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ हमास है, वो भी इस टू नेशन थ्योरी को सिरे से खारिज करता है। उसका कहना ये है कि हमारे पूरे फ़िलिस्तीन के ऊपर इज़राइल ने कब्ज़ा किया था और हमको कोई चैरिटी यहाँ पर नहीं करनी है, हमको स्टार्ट टू एंड जैसा हमारा फ़िलिस्तीन था वैसा ही हमारा फ़िलिस्तीन हमको वापस चाहिए। ट्रंप के बयान के बाद कुछ एक सवाल ये उठा कि गज़ा के लोगों को कहीं और बसा दिया जाए, और गज़ा की तरफ से भी कुछ लोगों की ये बात उठी कि फ़िलिस्तीन के लोगों को कहीं बसा दिया जाए, वो इज़राइल के लोगों को कहीं बसा दिया जाए दूसरी जगह पर। तो ये भी एक बोगस आइडिया है। बोगस आइडिया इसलिए कि फ़िलिस्तीनियन लोग वो ये कहते हैं कि हम लोग ऐसे भी मर रहे हैं और हमको मरना मतलब उसको वो शहादत से जोड़ते हैं कि अपने लैंड के लिए सेक्रीफाइस करना उनको मंजूर है, लेकिन अपनी जगह, अपने होमलैंड को छोड़ना उन्हें मंजूर नहीं है। वो लड़ते लड़ते मर जाएंगे यहीं पर, लेकिन वो अपनी जगह को नहीं छोड़ेंगे।
इसी तरीके से इज़राइल का स्टांस भी इस मामले में बिल्कुल क्लियर है। वही कहता है कि ये उसका जो है धार्मिक एतबार से भी उसका एक होमलैंड है और वो बड़ी मुश्किलों से उसको ये हासिल हुआ है और इसके लिए वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेगा। तो इसका मतलब लड़ाई लंबी चलेगी और दोनों साइड के ऊपर में अभी अच्छा नुकसान होना बाकी है। ना इसमें हमास झुकेगा और जो चांसेस हैं इज़राइल के भी झुकने के फ़िलहाल कोई आसार और कोई चांस नहीं है। इसके पीछे अरब लोग भी हैं। अरब लोगों का स्टैंड एकदम साफ, नीट एंड क्लीन है। जो उनके राजा हैं वो कुछ तो डिप्लोमेटिक तरीके से इस इशू को हैंडल कर रहे हैं, कुछ बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं और कुछ जो है वो इज़राइल और हमास के साथ जो है किसी तरीके से बातचीत करके उसका हल निकालने के पक्ष में। लेकिन जहाँ तक सवाल ये है कि अरब की जनता का पक्ष क्या है, तो अरब की जनता अपने राजाओं से बिल्कुल उल्टा स्टैंड रखती है और उसका मानना ये है कि उनके अंदर इतना गुस्सा है कि वो सीधा लड़ने के लिए भी तैयार हैं कि किसी तरीके से उनको ये अपॉर्चुनिटी मिले कि वो फ़िलिस्तीन में जाके लड़ सकें और इज़राइल को मार के वहाँ से भगा सकें। उनको बहुत गुस्सा है। वो सऊदी अरब से ऑयल एम्बार्गो, मतलब इज़राइल को तेल रोक दे सऊदी, या फिर किसी भी तरीके की मदद, किसी भी तरीके के बिज़नेस, किसी भी तरह के इज़राइल के साथ ट्रांजैक्शन, बातचीत, जनता उसके बहुत ज़बरदस्त ख़िलाफ़ है और वो इस युद्ध में इज़राइल की हार चाहती है किसी भी हालत में। तो जनता का स्टांस अलग है और राजाओं का स्टांस, मतलब राजाओं का इस युद्ध को देखने का नज़रिया थोड़ा अपनी जनता से अलग, बाहर से ऐसा देखने को मिलता है। अब सवाल ये है कि इतने सारे ये कन्फ्लिक्ट्स हैं, इतनी सारी ये कहानियाँ हैं, इतना सब कुछ ये हो रहा है, आम लोग लगातार मर रहे हैं और कुछ लोगों को इसके अंदर, युद्ध के अंदर, मतलब ऑर्गेज़म प्राप्त हो रहा है कि हाँ मारो मारो, लड़ो लड़ो, पीट दो, पेल दो, छोड़ना मत। जो इज़राइल के समर्थक हैं उनको भी ये अंदाज़ा नहीं है कि इज़राइल इस वक्त कितने भयंकर थ्रेट में है और जो फ़िलिस्तीन के समर्थक हैं उनको भी इस चीज़ का एहसास तो है कि लोग मर रहे हैं, वो दुख भी जाहिर कर रहे हैं उसके लिए, लेकिन वो फिर भी चाहते हैं कि ये लड़ाई अपने अंजाम तक पहुँचे और इज़राइल का इसमें ख़ात्मा हो। तो ये सारे सिनेरियो जब हम लोग देखते हैं और इसमें बिठाई हुई सारी गोटियां जब हम लोग उनको डीप एनालिसिस करके चेक करते हैं तो हमको ये पता लगता है कि एक तो ये युद्ध चलेगा, इतना आसान नहीं है इज़राइल के लिए भी कि वो हमास को जो है वहाँ से ख़त्म कर दे, और हमास के लिए भी इतना आसान नहीं है कि अमेरिका का सपोर्ट लेते हुए इज़राइल को जो है वो रातों रात जो है तबाह बर्बाद कर दे। तो टेक्निकली ये युद्ध जो है लंबा चलेगा। लेकिन अब हम लोग दुनिया के अगर पावर संतुलन को समझते हैं तो यूरोप की आर्थिक हालात इस युद्ध की वजह से भयंकर तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और यूरोप जो है बर्बाद हो रहा है। इसी की वजह से जो यूरोप शुरू में पूरे तरीके से इज़राइल के साथ था, अब वो भले ही ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर ही सही, लेकिन उनमें से दबी आवाज़ में भी और खुली आवाज़ में भी फ़िलिस्तीन के समर्थन में आवाज़ आती है। अमेरिका की इकनॉमी भी काफ़ी क्राइसिस के दौर से गुज़र रही है और अमेरिका ऑलरेडी यूक्रेन के साथ एक कमिटमेंट में रशिया ने उसको वहाँ पर इंगेज कर रखा है। या तो अमेरिका यूक्रेन को छोड़ दे तो एक ये सिग्नल जाता है कि अमेरिका अपने साथियों के साथ वफादार नहीं है और उकसावे में किसी का भी वो नुकसान करवा सकता है अपने फ़ायदे के लिए।
तो इस कंडीशन के अंदर में अमेरिका ये टैग अपने ऊपर लेना नहीं चाहेगा, तो यूक्रेन को भी वो बीच मझधार में तो इस तरीके से छोड़ नहीं सकता। और इज़राइल की वॉर अगर वो कंटिन्यू करता है, अपनी इकोनॉमी उसकी बहुत ख़राब है और उसको 2 मोर्चों पर इस तरह से लड़ाई लड़नी पड़ती है, तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका को भी ये युद्ध बहुत भयंकर तरीके से नुकसान पहुंचाने वाला है। तीसरी जो पार्टी है ईरान, ईरान के टाई अप्स हैं अमेरिका की तरफ से, तो पहले ही उसके ऊपर दुनिया भर के आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं, तो अमेरिका के साथ उसका कोई इकोनॉमिक इतना बड़ा कोई हित भी जुड़ता नहीं है। और अमेरिकन समर्थित देशों के साथ उसकी जो इकोनॉमी बेसिकली जो ऑयल पर चलती है, वो ऑयल की जो उसकी इकोनॉमी है उससे चाइना लगातार बिज़नेस कर रहा है, धंधा कर रहा है, रशिया उसके साथ लगातार धंधा कर रहा है, बिज़नेस कर रहा है। और वो वाले देश भी जो न्यूट्रल हैं, जिनको सस्ता वो तेल चाहिए और जिनके टाई अप्स अच्छे हैं और जो ईरान के पड़ोसी हैं वो भी उसके साथ बिज़नेस कर रहे हैं। तो ईरान के ऊपर फ़िलहाल कोई थ्रेट दिखता नहीं है। हालांकि इज़राइल को वहाँ बसाने का मकसद ईरान की बढ़ती हुई ताकत को रोकना ही एक बड़ा मकसद था, लेकिन ईरान की इकोनॉमी पे कोई बहुत बड़ा डेंट होता हुआ दिखता नहीं है। इसी तरीके से इस युद्ध को जिस तरीके से चाइना ने जिस डिप्लोमेसी के साथ में हैंडल किया है, उसने जो है मदद की है इनडायरेक्ट तरीके से रशिया को ईरान को, क्योंकि देखिए अगर चाइना ईरान से लगातार ऑयल और गैस के कॉन्ट्रैक्ट करता रहेगा, ख़रीदारी करता रहेगा, तो ईरान के पास पैसा आएगा। वो पैसा तो ईरान हिजबुल्लाह, हूती, हमास इनके अपलिफ्टमेंट के लिए ख़र्च करेगा। ईरान के पास हथियारों की ठीक ठाक टेक्नोलॉजी है, रशिया जैसा पार्टनर उसके साथ है, तो ईरान को कमज़ोर करके आंकना ही अपने आप में बहुत बड़ी मूर्खता है। उसके पास पैसों का फ़्लो है, उसके पास टेक्नोलॉजी का फ़्लो है, तो यानी कि वो हमास को ये तिगड़ी जो है पूरे तरीके से मज़बूत डिफेंड उनका तैयार करेगी। तीसरा ये है कि अरब जगत अगर इसके लिए कोई स्टांस ले, टू नेशन थ्योरी के लिए, या फिर क्या कहते हैं इज़राइल के ख़िलाफ़ जाए या कोई इज़राइल के साथ जाने की कोशिश करे, तो वहाँ पर जो ये जनता है, जो अरबी जनता है, ये भयंकर तरीके से गुस्से में है। और अरबी शासकों के लिए बिल्कुल आसान नहीं है कि इस तरीके के सलूशन जो हमास को मंजूर नहीं है वो उस तरफ वो आगे बढ़ें, भले ही उनसे अमेरिका के साथ उनके कितने भी हित जुड़े हुए हैं और अमेरिका उनसे कुछ भी बोले। तो इस हिसाब से ये एनालिसिस निकलता है कि इस सारे युद्ध में जो सबसे ज़्यादा इस वक्त नुकसान हो रहा है, दिखने में तो लग रहा है कि ये नुकसान फ़िलिस्तीन का हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर जानें बहुत ज़्यादा जा रही हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान जो इस वक्त उठा रहा है 2 मोर्चों पे लड़ाई करके अमेरिका उठा रहा है, यूरोप की इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर जा रही है, और इज़राइल लगातार जंग में है। इज़राइल का इसके अंदर कोई बेनिफिट नहीं है सिवाय इसके कि बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि अब अनपॉपुलर एक लीडर हैं, अगर वो चुनाव होते हैं तो हो सकता है वहाँ पर इलेक्शन हार जाएं, क्योंकि वॉर के अंदर वो कोई मज़बूत सोल्यूशन अभी तक नहीं निकाल पाए, ना तो वो बंधक छुड़ा पाए। और उन्होंने सीज़ फायर भी किया तो हमास से उनकी बात हुई, ना हमास ख़त्म हुआ है, ना हिजबुल्लाह ख़त्म हुआ है, ना हूती ख़त्म हुआ है, तो सब वैसा का वैसा ही है। फिर भी युद्ध विराम उनको करना पड़ा। अब वो खाने के सामान रोकते हैं, आम लोगों के ऊपर बमबारी करते हैं, और ये सिलसिला सालों से चल रहा है। तो एक आम इजरायली भी इस चीज़ को समझता है कि ये वॉर जो है कहीं ना कहीं वो लूज़ कर रहे हैं, और सीज़ फायर भी इसी का नतीजा था कि कहीं ना कहीं इजराइल अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहा था और एक वार्म अप लेना चाह रहा था, वो एक नींद लेना चाह रहा था, जिसकी वजह से वो दोबारा से प्लान को रिस्ट्रक्चर कर सके और दोबारा से अटैक कर सके, जो कि उसने दोबारा कर दिया है। लेकिन ये इज़राइल के इस आइडिया को रशियन थिंक टैंक, चाइनीज़ थिंक टैंक, ईरानी थिंक टैंक, ये लोग अच्छे से समझते हैं कि इनकी क्या स्ट्रेटजी है। ये जगह को ये खाली नहीं करेंगे। तो इसका मतलब इज़राइल को वहाँ से जंग करके ही निकालना पड़ेगा। तो वॉर भले ही लंबी हो,
जहाँ तक मुझे लगता है, मेरी पर्सनल टेक और पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है कि इस वॉर के अंदर में देर सवेर, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों, इज़राइल को जो है भयंकर डिफीट होगी और अमेरिका को इस वॉर के अंदर मुँह की खानी पड़ेगी। अब सवाल ये उठता है कि जब ये बात एक कॉमन सेंस से भी डिसाइड हो ही जाती है, तो अमेरिका क्या मिडिल ईस्ट से हटने के बाद, क्योंकि यूरोप और अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान इन्हीं देशों ने, चाइना ने और तुर्की ने और ईरान ने अफ्रीकन देशों में भी पहुंचाया है, क्योंकि पहले इनके वहाँ पर भी बहुत अच्छे मजबूत बेस थे, लेकिन अब वो वहाँ पर उस तरीके से इनके लिए खूबसूरत जगहें नहीं रह गई हैं। वहाँ पर इनको मजबूत रिटेलिएट मिल रहा है और बहुत सारी जगहों से लगभग ये वहाँ से हट चुके हैं। अब ये एक मजबूत इनकी जगह थी मिडिल ईस्ट के अंदर, मजबूत अड्डा आप कह सकते हो इज़राइल। यहाँ से भी इनको इनके कदम उखड़ते हुए दिख रहे हैं। तो इस कंडीशन में एक भारतीय होने के नाते एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हवा के अंदर लहरती है कि क्या इस कंडीशन में अमेरिका अपने व्यापार, अपने बिजनेस और अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए इंडिया को इज़राइल की तरह डेवलप करके चाइना की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा सकता है, पाकिस्तान और एशिया के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। तो उससे इंडिया के अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट और फंड आएंगे और यहाँ के लोगों की आर्थिक हालात सुधरेंगे, बेहतर होंगे, यहाँ पर इंडस्ट्री आएगी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट होगा। ये एक सवाल बनता है, क्योंकि यहाँ पर भी कन्फ्लिक्ट जोन है, पीओके है जिसको लेना है, पाकिस्तान है जो चाइना की गोद में बैठा हुआ है, जो अगर इंडिया जो है अपने आम जनता का इन बातों से ध्यान हटाना चाहे तो बहुत आसान है इंडिया के लिए कि वो पीओके पे अटैक कर दे और अमेरिकन मदद उसको आ जाए। और यहाँ पर चाइना अगर पाकिस्तान की मदद के लिए आता है तो चाइना के साथ भी भारत दो दो आंखें करके अक्साई चीन के ऊपर भी दो मोर्चों के ऊपर लड़ाई कर ले। ये बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इज़राइल की तरह इंडिया को डेवलप किया जा सकता है। उसके पीछे दो बड़े मजबूत तर्क हैं। आप चाहे तो उससे ना इत्तेफाकी कर सकते हैं। देखिए, इज़राइल एक बहुत छोटी आबादी का बहुत छोटा भूभाग था जिसके आसपास बहुत सारी धन संपदा थी, ऑयल, जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी चलती है, पूरी दुनिया का चक्का चलता है, पहिया चलता है। तो एक थोड़े से इन्वेस्टमेंट से बहुत कुछ कंट्रोल होता था। अब भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है, एक बहुत बड़ी आबादी का देश है, और यहाँ पर अगर कुछ खनिज या उस तरीके की चीज़ें हैं भी तो अमेरिका वो ट्रेड करके हासिल कर सकता है। उसके लिए इंडिया को इज़राइल की तरह डेवलप करने की उसको कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। हाँ, चाइना की इकोनॉमी को थोड़ा सा क्रश करने के लिए या पाकिस्तान को अनस्टेबल करने के लिए भारत जो है अमेरिका के साथ चला जाए कि वो अपने हिस्से पीओके वगैरह को रिक्लेम करे, कश्मीर को अपना जो है अपने कब्ज़े में ले, और भले ही अमेरिका के कहने पर चाइना से थोड़ा कन्फ्लिक्ट करे, क्योंकि अमेरिकन हितों का भी ध्यान रखने के लिए इंडिया ऐसा करे। लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका कभी भी ये नहीं चाहेगा कि इंडिया इज़राइल की तरह डेवलप हो। उसके पीछे एक सबसे बड़ा मजबूत रीज़न ये है कि इससे अमेरिका के ऊपर ख़र्चों का बोझ और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अमेरिका ये चाहेगा कि इंडिया उसका एलाई पार्टनर तो बने, उसके विचार, उसके हितों की रक्षा तो करे, लेकिन इंडिया इंडिपेंडेंटली ही डेवलप हो, ना कि किसी प्रॉक्सी इकोनॉमी की तरह कि वो छोटे युद्ध के लिए भी अमेरिका के वो खुद ही जो है ये सब कन्फ्लिक्ट से पार पाए, और ख़ुद ही ये कन्फ्लिक्ट भले ही अमेरिका उसको मदद करने के लिए बाद में आगे आ जाए। तो इस कंडीशन में इंडिया जो है अमेरिका को सपोर्ट करने के लिए उस तरीके से खुल के सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि अमेरिका का स्टैंड इंडिया को लेके इतना मतलब
खूबसूरत नहीं है जितना उसका स्टैंड इज़राइल को लेके खूबसूरत था। ऑफ़र जो है, लेकिन वो पूरा ऑफ़र यहाँ पर आ नहीं रहा है। अब बात ये आती है कि इसके अंदर में इज़राइल का पक्ष भी आपने सुना कि भैया उनकी होली लैंड है और वो यहाँ से जाएंगे नहीं। किसका पक्ष जो है ज़्यादा फेयर दिखता है? इसके अंदर एक छोटा सा सवाल है। मेरा घर है, एक गरीब आदमी को मैंने सहारा दिया होलोकास्ट के बाद। ये इज़राइली लैंड मतलब होमलैंड वाला जो है 19वीं शताब्दी के अंदर में आइडिया जनरेट होता है और वहाँ पर एक मूवमेंट खड़ा होता है। फिर ब्रिटिशर्स जो है उसको मूवमेंट को मंजूरी देते हैं और फ़िलिस्तीनी जो है होलोकास्ट के बाद दुनिया के अंदर यहूदियों के लिए एक सिंपैथी वेव चलती है। फ़िलिस्तीनी उनको एग्री करते हैं और अपने यहाँ बसाने की मंजूरी देते हैं। वर्ल्ड वॉर के बाद जो है ऑटोमन एम्पायर भी पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका होता है। 1948 में फिर एक इज़राइल नाम का देश, वहाँ देश तो नहीं बनता है, लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ बसते हैं तो अमेरिका उनको जो है फाइनेंशियल एड देना शुरू कर देता है और वो एक छोटा सा देश की तरह डेवलप होना शुरू हो जाता है। फिर दुनिया भर के यहूदी वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और फ़िलिस्तीनियों को वहाँ पर शरणार्थी का जीवन जीना पड़ जाता है। तो अगर पॉइंट ऑफ व्यू के नज़रिए से अगर आप देखें तो यहाँ पर फ़िलिस्तीन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज़्यादा मजबूत है। यहूदी बाहर से आए हैं, वो वहाँ पर रहें, सब कुछ करें, लेकिन जो फ्रीडम है और जो कानून है और जो मान्यताएं हैं तो वो वहाँ के मूल निवासियों का हक है, वो उनको मिलना चाहिए। उनका स्टेट, उनका झंडा, उनके लॉ वो उसको इम्पोज करें। भले ही वो यहूदियों को मदद करें और यहूदियों को मदद करें, क्रिश्चियन को मदद करें, पूरी दुनिया के शरणार्थी अपने यहाँ पे भर लें, लेकिन पहला राइट फ़िलिस्तीन के ऊपर उन्हीं लोगों का है जो वहाँ पर आए थे। अब बात ये जो है कि ये हमारा होमलैंड है और हमारी धार्मिक जगह है और हम तो पहले यहीं पर पैदा हुए थे, तो भाई ऐसे 1000 साल पीछे जाओगे तो कोई और, 2000 साल पीछे जाओ तो कोई और, 3000 साल पीछे जाओ तो कोई और 5000 साल पीछे जाओ तो कोई और। बात यह है कि आप 1948 के बाद ही वहाँ पर बसे थे, इज़राइल का अस्तित्व उसके बाद ही यहाँ पर आया है, उसके बाद ही ये लैंड डिस्प्यूट खड़ा हुआ है, उसी के बाद जो है ये सब आपने धीरे 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 करके जगह को घेरा है। तो उस कंडीशन के अंदर में फ़िलिस्तीनियन की दावेदारी जो है ज़्यादा मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। और जज्बे के मामले में भी फ़िलिस्तीनियन का जो जज्बा है, क्योंकि देखिए आपके पास बैकअप है, आपके पास हथियार है, आपके पास ताकत है, आपके पास सब कुछ है, उसके बाद आप जज्बा दिखा रहे हो तो वो जज्बा नहीं माना जाता। वो तो एक तरीके की आप ये कह सकते हो कि हथियार के बल पे मैं गली में क्या कहते हैं पिटबुल लेके टहल रहा हूँ और मैं जो है चौड़ा हो रहा हूँ कि कोई मुझसे फैल नहीं रहा, क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि मेरे साथ जो कुत्ता है वो उसे फाड़ खाएगा और उसका डर जो है वो काम आएगा मेरे लिए। और एक आदमी है जो निहत्था है, जिसके पास में उतने संसाधन नहीं है। अभी आप देखिए कि अगर मान लीजिए स्ट्रेटेजिक मदद उस हमास को आ भी रही है तो भी फ्रंट पे तो हमास के सोल्जर ही लड़ रहे हैं, उनके लड़ाके ही लड़ रहे हैं, क्योंकि इज़राइल ने उसको चारों तरफ से लॉक कर रखा है। और अब तो और भी बुरी हालत है, वहाँ का पानी भी पॉइजनस हो चुका है, वहाँ पे हॉस्पिटलिटी मतलब अस्पतालों का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से तबाह है, बिल्डिंगें तबाह हो चुकी हैं। फिर भी वहाँ के लोग जो है वहाँ इफ्तार करते हैं, रोज़े खोलते हैं, पतंगे उड़ाते हैं, बैठते हैं, अपने घरों को बिल्ड करते हैं। अगर आप वहाँ से देखें तो उनके अंदर में वो जज्बा दिखता है कि यार ये उनकी लैंड है और वो इस लैंड को किसी भी हालत में यहीं पे मरना पसंद करेंगे, लेकिन यहाँ से जाना नहीं पसंद करेंगे। इस तरीके के विजुअल आपको इज़राइल के अंदर नहीं दिखते हैं। बहुत सारे ज्यूज़ लोग जो है इज़राइल कन्फ्लिक्ट शुरू होने के बाद में वहाँ से पलायन कर चुके हैं, चले गए हैं, जो भी सेफ जोन नहीं है वहाँ से वो निकल जाते हैं। तो वो जज्बा उनके अंदर दिखता नहीं है। ये ठीक है कि उनके पास अमेरिकन सपोर्ट है और अमेरिका का एक ये भी सिस्टम है कि उसको मिडिल ईस्ट के अंदर एग्जिस्ट करना है, अपना अड्डा बचाना है, अपनी जगह बचानी है, जिससे वो क्या कहते हैं एक निगरानी रखने वाला कुत्ता समझ लीजिए, वो वहाँ पर उसको रख सके, पाल सके। इसलिए अमेरिका पैसा भी खर्चा करता है, हथियार से भी उसकी मदद करता है और इसी भरोसे पे इज़राइल वहाँ पर
और इजरायली लोग वहाँ पर रुके हुए हैं। अगर उसके पीछे से थोड़ा सा भी समर्थन हट जाता तो भी यहूदी लोग इतने बड़ी फाइट या इतना बड़ा वो स्टांस लें कि नहीं हम तो यहीं पे मर जाएंगे, हमारी होली लैंड है, ये इम्पॉसिबल लगता है। क्योंकि इस तरीके की अगर उनके अंदर भावना होती तो वो सब विजुअल और न्यूज़ के ज़रिए, भले ही इजरायली मीडिया के ज़रिए हमारे तक ज़रूर पहुंचती। नहीं पहुंच रही हैं, इसका मतलब वहाँ पर इस तरीके की भावना नहीं है और वो लोग उस जगह के साथ में भले ही एक एजेंडा के तहत तो रुके हुए हैं, लेकिन वो लोग भी ये समझते हैं कि इससे पहले कि वो दुनिया के अलग अलग देशों से यहाँ पर आए थे और अभी उनको एक मज़बूत गढ़ मिला है और मज़बूत बैकअप और सपोर्ट के साथ वो यहाँ पर हैं और वो यहाँ पर सुरक्षित हैं, इसलिए वो यहाँ पर रहते हैं। जब वो वहाँ पर सुरक्षित नहीं रहेंगे तब उनका क्या स्टैंड रहेगा, ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा। हो सकता है वो भी फ़िलिस्तीनियन की तरह जो है बहादुर निकलें, हिम्मती निकलें, जज्बे वाले निकलें, लेकिन उसके चांस कम लगते हैं। तो फ़िलिस्तीन का स्टैंड भी बहुत मज़बूत है, फ़िलिस्तीन की बात भी बहुत दमदार है और फ़िलिस्तीनियों का जज्बा भी बहुत हाई है। बाकी युद्ध कितना लंबा चलेगा और ये सच्चाई कि युद्ध से आम जनता का नुकसान के अलावा कुछ नहीं होता, लॉसेस होते हैं। लेकिन भाई जब आपको रहने के लिए घर नहीं हो, सर पे आपके छत नहीं हो, पीने के लिए पानी नहीं हो, खाना नहीं हो और आपको तिल तिल के मरना हो, तो उससे बेहतर कंडीशन यही होती है कि आप लड़ के मरो। वही इस वक्त फ़िलिस्तीनी कर रहे हैं और ये लड़ाई कब तक चलेगी, इसका क्या अंत होगा, क्या रिज़ल्ट आएगा, इसका कोई भी पक्का दावा या वादा आज की तारीख में कोई नहीं कर सकता। फिर भी ये है कि ये लड़ाई जब भी ख़त्म होगी तो इस लड़ाई को फ़िलिस्तीन विजेता की तरह जीतेगा। धन्यवाद।